हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये हमारा तीसरा लेक्चर है ऑन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ये हमारा तीसरा पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो मैंने अपलोड किए थे उसमें ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डिस्कस किए थे। वहां मैंने बताया था इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा था विद एग्जाम्पल और इनके बीच में डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था एंड उसके बाद हमने इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में समझा था कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, कहते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इकोनॉमी क्या होती है, उसमें 2 टाइप की है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। और अगर किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी पे, ठीक है, गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है उसके बेसिस पे इकोनॉमी को डिवाइड करें तो 3 टाइप की होती है। एक होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, एक होती है फ्री इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सारे ही टॉपिक हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में डिस्कस किए थे, राइट। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी भी इकोनॉमी की क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अच्छा, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको क्लास 11, क्लास 12, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, सीए इंटर के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, जिसे मैंने कोशिश की है कि बहुत डिटेल में, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। आज की तारीख तक यानी नवंबर 2021 तक मैंने आपके लिए 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। तो उनकी हेल्प से जरूर पढ़िए, राइट। एंड इस लेक्चर के बाद कोशिश करिए कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट अपलोड किए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट अभी तक मैं कवर कर चुकी हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं ना वो आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वैसे मैंने लास्ट के लास्ट जो पहला पार्ट था उसमें मैंने मतलब इकोनॉमिक्स क्या होती है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो याद है ना इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी है, इकोनॉमिक्स स्टडी है ह्यूमन एक्टिविटी की, कि ह्यूमन बीइंग कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, मेन मुद्दा यही है कि जो वांट्स हैं दैट आर अनलिमिटेड, जो वांट्स हैं हमारी वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स रिसोर्सेज है, स्केर्स मतलब रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो मेन मुद्दा यही है, सारी जो प्रॉब्लम्स है इसका जो रीजन है वो यही है कि वांट्स आर अनलिमिटेड लेकिन जो रिसोर्स है वो क्या है, स्कैर्स है, वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो अब कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, ठीक है, रिसोर्सेज मतलब तो समझ रहे हैं ना, जैसे लैंड हुआ, कैपिटल हुआ, ठीक है, लैंड, कैपिटल, लेबर, ये सब क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। तो जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या है, उनकी कमी है, वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो अनंत है। इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती, वो तो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन यही है। बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, कि कैसे हम ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, इसको कैसे एलोकेट करते हैं टू डिफरेंट यूजेस। ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके यूजेस तो बहुत सारे हैं, इनको कई जगह यूज कर सकते हैं। तो हम
उन जगहों पे अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं जहां से हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, वहां यूज किया जाता है इसे। तो किस तरीके से इनको एलोकेट किया जाए, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाए, इसी की स्टडी मतलब की जाती है इकोनॉमिक्स में, और यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कैसे ह्यूमन बीइंग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, ठीक है, स्कैर्स रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजेस पे एलोकेट करता है, यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या ह्यूमन बीइंग को चॉइस करनी पड़ेगी। सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती ना, लेकिन उसमें से जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो नीड हम, वो वांट को हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी। ठीक, या फिर इसका एक और नाम है कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। यानी जो स्कैर्स यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका हम किस तरीके से इकोनॉमिकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, जैसे लैंड है, जमीन है। अब जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं फार्मिंग के लिए। एक पर्सन है, उसके पास जमीन का एक टुकड़ा है, उसको फार्मिंग के लिए भी, खेती करने के लिए भी यूज कर सकता है। उस पे अपना घर भी बना सकता है, उस पे स्कूल भी बना सकता है, उस पे मार्केट भी बना सकता है, शॉप भी बना सकता है, फैक्ट्री भी डाल सकता है। तो कई यूजेस है। ठीक है, लेकिन ये जो रिसोर्स है, ये जो लैंड है, इट इज लिमिटेड। लैंड का ये जो टुकड़ा है, वो तो उस पर्सन के पास लिमिटेड ही होगा ना। ठीक है, बट इसके जो यूजेस हैं, वो तो ऑल्टरनेटिव कई यूजेस हैं। ठीक है, तो इस लैंड के टुकड़े को किस तरीके से यूज किया जाए, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए डिफरेंट यूजेस में। ये जो इसके डिफरेंट यूजेस हैं, किस तरीके से यूज किया जाए ताकि इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करिए एक हाउस होल्ड है, ठीक है, उनकी जो इनकम है, मंथली इनकम है, दैट इज 50,000। एक हाउस होल्ड है जिसकी मंथली इनकम है 50,000, 50,000 रुपए उनके घर आता है हर महीने। ठीक है, लेकिन तो ये देखिए यहाँ पे जो कैपिटल है दैट इज लिमिटेड, 50,000 रुपए। ठीक है, ये इनकी इनकम है 50,000 रुपए, दिस इज लिमिटेड। लेकिन इसके अगर हम यूजेस की बात करें, वो तो अनलिमिटेड है ना। महीने का रेंट भी देना है, ग्रोसरी भी आनी है, बच्चों की फीस भी देनी है, ईएमआई भी जानी है, मेडिकल का खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, शॉपिंग करनी है, हॉलिडे पे जाना है। तो इच्छाएं तो अनंत है, मोबाइल भी लेना है, लैपटॉप भी लेना है, तो इच्छाएं तो अनंत है। बट ये जो पैसे हैं, कैपिटल है, दिस इज लिमिटेड, ये तो लिमिटेड है। ठीक है, तो किस तरीके से हम इस लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजेस पे एलोकेट करते हैं, यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चॉइस करना पड़ेगा, सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती ना, इसमें से हमें चूज करना पड़ेगा। तो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है। वैसे अगर आप समझ गए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो कारण भी समझ गए हैं क्यों आती है। पहला कारण क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है, वो खत्म ही नहीं होती। पहले लैंडलाइन फोन था, हम उसी में खुश थे, पहले तो फोन ही नहीं होते थे। ठीक है, तो भी तो लेटर से, पोस्ट से हम जो भी मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचाए जाते थे। ठीक है, फिर लैंडलाइन फोन आ गया। ठीक है, तो लैंडलाइन फोन था, हम सेटिस्फाइड थे, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं तो अनंत है। ठीक है, तो लैंडलाइन फोन के बाद मोबाइल फोन आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन। पर ब्लैक एंड व्हाइट से खुशी नहीं मिली भाई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, कलर्ड फोन होना चाहिए, कलर्ड मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, फिर मोबाइल, कलर्ड मोबाइल के साथ कुछ और फीचर होने चाहिए, फिर धीमे धीमे करके स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन ही नहीं, स्मार्ट वॉच आ गया, लैपटॉप, टैब, सारी। पहले डेस्कटॉप होते थे, ठीक है, डेस्कटॉप से भी काम चल रहा था, लेकिन लैपटॉप नहीं, अब मूवेबल चीज होनी चाहिए, लैपटॉप आया, टैब आया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, ये जो यही मेन मुद्दा है हमारे इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, यही मेन मुद्दा है, और यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हमारी जो वांट्स है ना दैट इज अनलिमिटेड, वो वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। और खास बात है कि ये समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। जो वांट्स है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये हमारी जो वांट्स है बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और कोई भी पर्सन अपनी जितनी वांट्स है वो एक ही समय में सारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। जो भी ह्यूमन बीइंग है एक साथ अपनी सारी वांट, जो भी इच्छाएं हैं, उसको एक साथ फुलफिल नहीं कर सकता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? दैट इज लिमिटेड मींस। लिमिटेड मींस या लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कैर्स रिसोर्सेज, कमी है रिसोर्सेज की।
ठीक है, चाहे किसी भी गुड्स की बात करिए, चाहे सर्विसेज की बात करिए, सबकी कमी है, सब स्कैर्स क्वांटिटी में है। ठीक है, सब लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, डिमांड ज्यादा है, हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की क्या है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हर रिसोर्स क्या है, स्कैर्स है, स्कैसिटी है, कमी है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तीसरा कारण क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो एक ही रिसोर्स है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, कई यूजेस है। जैसे बताया ना, लैंड का टुकड़ा है, उसका कई यूजेस है, उसमें आप फार्मिंग कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेती कर, मतलब फैक्ट्री डाल सकते हैं, कई यूजेस हैं। पैसा है, अगर 10,000 रुपए भी है तो 10,000 रुपए के भी बहुत सारे यूजेस हैं। मोबाइल फोन ले सकते हैं, दोस्तों के साथ हॉलीडे पे जा सकते हैं, 10,000 रुपए सेव कर सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। तो रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है चॉइस। हमें देखना पड़ेगा कि हम इन सारे ऑल्टरनेटिव में से कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे। तो हम वो ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे जिससे हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये तीसरा कारण है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ये 3 कारण है। पहला, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरा, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। एंड तीसरा, जो ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये 3 कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग है और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी ये अलग है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, देखिए इकोनॉमी तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, इकोनॉमी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसमें लोग क्या करते हैं, लोग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि अपनी जो भी लिविंग है उसे अर्न कर सके। ठीक है, इकोनॉमी डिस्कस किया था ना लास्ट लेक्चर में, इकोनॉमी क्या होती है। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि अपनी वांट्स को फुलफिल कर सकें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, अपनी अर्निंग, अपना जो भी लिविंगहुड है, जो भी अर्निंग चाहिए वो अर्न कर सकें। ठीक है, इनकम अर्न कर सकें। तो दिस इज इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी क्या, पूरे कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे यूएस की इकोनॉमी हो, चाइना की इकोनॉमी हो, कहीं की भी जो इकोनॉमी है उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। दूसरी क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तीसरी क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो कहीं की भी इकोनॉमी हो, जितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो, चाहे जितनी भी छोटी इकोनॉमी हो, रिच इकोनॉमी हो, पुअर इकोनॉमी हो, अंडर डेवलप इकोनॉमी हो या डेवलप्ड इकोनॉमी हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में ये 3 प्रॉब्लम आती ही है। इसीलिए इसको कहा गया है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहला क्या है? क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये तीनों ही जो प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम बताया भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, एंड इसके 2 एस्पेक्ट है। ठीक है, 2 एस्पेक्ट क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें, ये दोनों ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस क्यों आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस इसलिए आती है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे क्या है, ह्यूमन बीइंग को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मैक्सिमम मतलब ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो, तो वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या प्रोड्यूस करे, तो वो प्रोड्यूस करे जिससे मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो फुलफिल हो। ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज करती है, हमें क्यों डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, मेन मुद्दा वही आ गया कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। यही मेन कारण है, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। चाहे किसी भी रिसोर्स की बात करिए, किसी भी सर्विस की बात करिए, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है एंड वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें। सारी चीजें नहीं प्रोड्यूस कर सकते जिससे सारे जितने लोग हैं सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इसलिए डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। जैसे एग्जांपल के लिए कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें कि कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर की डेली नीड में जो गुड्स रिक्वायर्ड है, जैसे ग्रोसरी आइटम, किचन के जो आइटम होते हैं वो हैं, क्लोथ्स है, ठीक है, ये सब जो कंज्यूमर के गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करें कि कैपिटल गुड। कैपिटल गुड मतलब मशीनरी हुआ, ट्रैक्टर हुआ, टूल्स वगैरह हुए, कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। तो जो प्रोड्यूसर है उसे डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें कि कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। और दूसरा इसी के साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ठीक है, कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस करें कि कैपिटल गुड ज्यादा प्रोड्यूस करें। ठीक है, हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेज तो उतना ही है। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही है, उसमें कंज्यूमर गुड भी प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड भी प्रोड्यूस करना है, ताकि जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनकी वांट सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है कि वॉर टाइम गुड प्रोड्यूस करे कि पीस टाइम गुड प्रोड्यूस करे। वॉर टाइम गुड का क्या मतलब है, वो गुड जिनके वॉर, अगर युद्ध हो जाए, अगर वॉर छिड़ जाए तो जिन गुड्स की जरूरत हो, जैसे राइफल्स है, गन्स हैं, टैंक्स है, बुलेट्स है। ठीक है, तो वॉर टाइम गुड ज्यादा प्रोड्यूस करे कि पीस टाइम गुड। पीस टाइम गुड मतलब ग्रोसरी आइटम, कंज्यूमर गुड, ऐसे गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो ये हर इकोनॉमी के सामने ये पहली प्रॉब्लम आती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। पहली तो क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि क्यों क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। यही मेन प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वांट्स अनलिमिटेड है, इसीलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें। ठीक, चलिए अगला मुद्दा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। कैसे प्रोड्यूस करें में बेसिकली हमें डिसाइड करना है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक यूज करें। तो दो मेन टेक्निक होती हैं, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, दूसरी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी जहां पे लेबर का ज्यादा यूज होता है, कैपिटल से ज्यादा लेबर का यूज होता है। कैपिटल मतलब मशीनरी समझ लीजिए, ठीक है, कैपिटल मतलब कैपिटल से ज्यादा मशीनरी से ज्यादा लेबर का यूज करे तो उसे कहा जाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव यानी कैपिटल मतलब मशीनरी, यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव यानी जहाँ पे मशीनरी का ज्यादा यूज किया जाए एज कंपेयर टू लेबर। ठीक है, तो उसे कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बट इसमें दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान हैं। अगर इधर आ जाते हैं, जहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर यूज की जाती है तो क्या है, ज्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है यानी लेबर ज्यादा यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल, एज कंपेयर टू मशीनरी, तो ये तो अच्छी बात है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लेबर को काम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, ग्रोथ थोड़ी कम नहीं होगी। अगर सारे काम हाथ से किए जाए, लेबर से कराया जाए, ठीक है, अगर मशीनरी से काम होते हैं तो फास्ट होते हैं। ठीक है, और उतना अच्छी मतलब क्वांटिटी क्वालिटी वाइज दोनों में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमारी अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज करेंगे तो ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि सारे ही लेबर को, मैक्सिमम लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव का ये फायदा है, ये नुकसान है। बट अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, मतलब मशीनरी ज्यादा यूज किए, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी एम्प्लॉय करी जाएगी, मशीनरी ज्यादा लगाई जाएगी तो लेबर की कर दी जाएगी छटनी, लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, गरीबी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका फायदा है कि इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है। तो क्या बोलते हैं, कोई भी इकोनॉमी होती है ना, तो वो ऐसी टेक्निक यूज करने की कोशिश करती है अपनी इंडस्ट्री में जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन एट लोअर कॉस्ट, यानी कॉस्ट कम लगे, खर्चा कम हो, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, और एक प्रॉपर बैलेंस, देखिए एम्प्लॉयमेंट भी जरूरी है और जीडीपी ग्रोथ भी जरूरी है, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर बैलेंस। ठीक है, तो इसीलिए फिर कोई भी इकोनॉमी बहुत सोच समझ के एक रेशनल डिसीजन लेती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। ठीक है, तो यही सेकेंड प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक, चलिए आ जाते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें।
ठीक है। मेन मुद्दा वही है फिर से, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और किसी भी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं किया जा सकता कि सोसाइटी के हर सेक्शन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। इसीलिए डिसाइड करना पड़ता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें। हर एक इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो मेन 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है, हर इकोनॉमी के मेन 2 सेक्शन, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मेन 2 सेक्शन है, एक पुअर सेक्शन, ठीक है, और एक रिच सेक्शन। अगर कोई भी इकोनॉमी पुअर सेक्शन, जो हमारे मतलब जो पुअर सेक्शन है उनके हिसाब से अगर प्रोडक्शन करे, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी बनी हुई है वो कम हो जाएगी, जो सोशल इक्वालिटी है, ठीक है, सोशल वेलफेयर बढ़ जाएगा, ये अच्छी बात है। चीपर प्रोडक्ट अगर कोई भी इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो ये अच्छी बात है कि सोशल इक्वालिटी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी कम होगी, चीपर प्रोडक्ट होगा तो पुअर भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन, जो कंपनीज है उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, ग्रोथ कम होगी, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी लो होगी, ठीक है। बट अगर कोई भी इकोनॉमी रिच पर्सन के हिसाब से प्रोडक्शन करती है तो क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन, महंगे प्रोडक्ट बिकेंगे, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, प्रॉफिट इंडस्ट्रीज को ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सोसाइटी में इनइक्वलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो पुअर पीपल है उनकी नीड तो सेटिस्फाई होएगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट में सारे सामान अगर महंगे मिलेंगे, रिच पीपल के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, तो इनइक्वलिटी सोसाइटी में बढ़ जाएगी। तो इसीलिए किसी भी इकोनॉमी को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, पुअर पीपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें कि रिच पीपल के अकॉर्डिंग करें। तो यही तीसरी प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम है, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, ठीक। अब ये जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या होता है इन डिफरेंट इकोनॉमी। हमने पढ़ा था ना 3 टाइप की इकोनॉमी है, एक है फ्री इकोनॉमी या जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा क्या था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तीसरा क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया में है। तो तीनों इकोनॉमी में ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन अलग अलग है। जो पहली इकोनॉमी अगर हम बात करें, फ्री इकोनॉमी की बात करें, जैसे यूएस या यूके की इकोनॉमी है, वहां पे वहां पे जो प्रोड्यूसर होते हैं दे आर फ्री टू डिसाइड, वहां पे क्योंकि गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं होता है, बहुत मिनिमम कंट्रोल होता है, तो वहां पे प्रोड्यूसर फ्री होते हैं ये बात डिसाइड करने के लिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे। यहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री होते हैं और वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, सप्लाई क्या है, फोर्सेस मतलब सप्लाई फोर्सेस क्या है, तो इसके बेसिस पे वहां पे प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं, किसमें, फ्री इकोनॉमी में, ठीक है, जैसे यूएस एंड यूके की इकोनॉमी। दूसरी क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी जहां पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। तो ऐसी इकोनॉमी में क्या होता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट एक सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट करती है, वो डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, तो वहां पे सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है। लेकिन जो मिक्स इकोनॉमी है वहां पे क्या है, मिक्स्ड है, दोनों ही चीजें, यानी जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड सप्लाई प्लस जो सोशल वेलफेयर है, सोशल कंसीडरेशन, दोनों बातों का ध्यान रख के ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे और किसके लिए प्रोड्यूस करे। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है तो हमारे यहाँ पे दोनों चीजों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। तो ये है सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई है तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है विद एग्जांपल, बट चलिए एक बार फिर से इकोनॉमिक्स में बताती हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा एक चीज और है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना वो सेम रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चाहे आप उसे इकोनॉमिक्स में पढ़ें और या आप उसे कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ें। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक टाइप की कॉस्ट ही तो है, तो हमने वो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था, टाइप ऑफ कॉस्ट पे मैंने आपको ये पढ़ाया था, यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज करिए एक पर्सन है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है। अब उस लैंड पे वो क्या कर सकता है, वो वेजिटेबल ग्रो कर सकता है, वेजिटेबल सब्जियों की खेती कर सकता है, कॉटन की खेती कर सकता है,
कोकोनट की खेती कर सकता है या फूलों की खेती, फ्लावर की खेती कर सकता है, ठीक है। तो वो जो किसान है वो अपने लैंड पे इन चारों की खेती कर सकता है, ठीक है। जब वो वेजिटेबल की खेती करता है तो उसकी जो अर्निंग होती है दैट इज 10,000। कॉटन की खेती करता है तो 8,000 मिलते हैं, कोकोनट की खेती करता है 7,000 मिलते हैं, पर जब वो फ्लावर की खेती करता है तो 12,000 मिलते हैं महीने के, ठीक है। तो आप मतलब डिसाइड करिए, या यहाँ पे जो रेशनल फार्मर अगर होगा, एक समझदार फार्मर होगा, तो वो अपने लैंड को बताइए किस तरीके से यूज करेगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि कोई भी रेशनल पर्सन होगा वो किसकी खेती करना चाहेगा, फ्लावर की, ठीक है, फूलों की खेती करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आउटपुट, यहाँ पे जो है रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे उसको ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे उसकी अर्निंग जो है वो 12,000 की हो रही है, ठीक है। तो कोई भी जो रेशनल पर्सन होगा वो इस ऑप्शन को चूज करेगा। ये जो पर्सन था उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड थे, उसके सामने ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन की अर्निंग क्या थी ये भी मैंने बता दी। तो जो रेशनल फार्मर होगा वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, वो ये 4th ऑप्शन चूज करेगा। क्यों 4th ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी अर्निंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हेन अ डिसीजन इज मेड। यानी जब उसने ये डिसीजन लिया कि वो इस वाले ऑप्शन को, फ्लावर वाले ऑप्शन को चूज करेगा, तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसे वो क्या कर रहा है, वो फॉरगॉन कर रहा है, वो गिव अप कर रहा है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहा है ना, इस फार्मर ने जैसे ही डिसाइड किया कि ये फ्लावर की खेती करेगा, तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको वो मिस कर रहा है, जिसे वो गिव अप कर रहा है, इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए मैं लिखा भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हेन अ डिसीजन इज मेड। जब वो डिसाइड करता है तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसे वो फॉरगॉन करता है, इट इज व्हाट इज गिवन अप। जिसे वो फॉरगॉन करता है या जिसे गिवन अप करता है, उसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा, इसमें सेकंड ऑल्टरनेटिव लेते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में 2 से ज्यादा यूजेस थे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ मोर देन 2 यूजेस, जैसे यहाँ पे 4 यूजेस थे, तो पहला तो ये है, ठीक है, यही चूज करेगा कोई भी रेशनल पर्सन। तो जो सेकंड नंबर पे होता है ना, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। सपोज करिए इस एग्जांपल में अगर ये फ्लावर वाला ऑप्शन होता ही नहीं, यही 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो ये फार्मर क्या चूज करता, वेजिटेबल ग्रो करना चूज करता। वेजिटेबल ग्रो करना चूज करने का डिसीजन वो जैसे ही लेता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती, ये 8,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 8,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती, क्योंकि ये है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसे वो फॉरगो कर रहा है, जिसे वो गिव अप कर रहा है, ठीक है। तो ये है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, समझ में आया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी दूसरे नंबर पे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो। तो जो अगला सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली आगे मैं पढ़ाऊंगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो वहां पे ये यूज होगा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर। और अगले लेक्चर में जो 4th पार्ट होगा वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगले लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाऊंगी, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, शिफ्ट करना या रोटेट करना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे रोटेट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, और साथ में आपको बताऊंगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज के पूरे लेक्चर का कंटेंट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा आज जो मैंने पढ़ाया है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो समझ में आया, आपको लगा कि आपका आज टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपने कुछ नॉलेज गेन की है, कुछ नया सीखा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं 4th पार्ट में, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।